अ वेरी बिग हेलो टू ईच एंड एवरीवन। इस वक्त जो हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने मित्रों और जानकार व्यक्तियों के साथ। आज की प्रेजेंटेशन में हम नई शिक्षा नीति के भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में टीचर्स के लिए जो भी नए प्रावधान, नई सुविधाएं, किस प्रकार से अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, उसके स्तर को बढ़ाया जा सके आदि, इन सभी बिंदुओं पर आज की इस प्रेजेंटेशन में चर्चा होगी। जो फर्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्री रिक्विजिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अर्थात वो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसके उपरांत वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन कौन से अवसर और सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। शिक्षकों के लिए 4 साल के बीएड कोर्स के दौरान मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप्स यानी वजीफ़ों का प्रबंध किया जाएगा। स्थानीय जनों के लिए बहुत सारे कार्य की सुविधाएं, कार्य के अवसर मिलेंगे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसी कारण उनके कार्यस्थल के आसपास ही उनके रहने तथा खाने का प्रबंध भी किया जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या जो सरकारी शिक्षकों को झेलनी पड़ती है वो है तबादले की समस्या, ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम। नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें ट्रांसफ़र कम से कम हो और बड़ी ही विकट परिस्थिति में, बड़े ही किसी आवश्यक परिस्थिति में तबादला किया जाए और जो भी तबादले थोड़े बहुत होंगे उन्हें इंटरनेट पर अवेलेबल किया जाएगा, जिसकी जानकारी सही प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्राप्त अंकों को या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली गई परीक्षाओं के अंकों को भी टीचिंग अपॉइंटमेंट्स में कंसिडर किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में इन अंकों की भी वैल्यू होगी। इसके अतिरिक्त इंटरव्यू के प्रावधान भी होंगे और इंटरव्यू के इस प्रावधान से एक बहुत बड़ी समस्या का हल निकल पाएगा। कई बार स्थानीय भाषा में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए शिक्षक मिलते नहीं, उनका अभाव होता है। अतः इंटरव्यू जैसे प्रावधान की सहायता से हम ऐसे शिक्षकों को भी खोज पाएंगे, उनका भी अपॉइंटमेंट कर पाएंगे जो किसी एक स्थान या प्रांत की अपनी भाषा में बच्चों को लेक्चर्स दे पाएँ, उनकी क्लासेस ले पाएँ। इसके अलावा स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण भी होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ 5, 6, 7 कुल मिला के कुछ विद्यालय एक प्रकार की सोसाइटी का गठन करें। इस सोसाइटी के फ़ायदे ये होंगे कि किसी एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक बाध्य नहीं होगा। विद्यालयों के बीच एक प्रकार का आदान प्रदान होगा शिक्षकों का, और इसका सबसे बड़ा लाभ छोटे विद्यालयों तथा उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को होगा। ऐसे शिक्षकों को एक एक्सपोजर मिलेगा और अधिक व्यापक ढंग से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी क्लासेस और अपने लेक्चर्स के माध्यम से पहुंच पाएंगे। जो दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्यूटर ट्रेनिंग के ऊपर, अर्थात जो भी छात्र अध्यापन के क्षेत्र में अपने कदम रखने वाले हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी होगी जिससे कि वह एक सफल अध्यापक कहलाएं और अध्यापन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएं। जैसा कि अभी चर्चा हुई,
4 साल के बीएड कोर्स में मेरिट के आधार पर, अंकों के आधार पर वजीफ़े का प्रबंध किया जाएगा। 2030 तक ये बीएड की डिग्री एक आवश्यकता होगी किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है और सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर नौकरी प्राप्त करना चाहता है। ये 4 साल का बीएड कोर्स हर व्यक्ति के लिए 4 वर्षों का नहीं होगा। उस व्यक्ति के अध्ययन का स्तर कैसा रहा है, इस पर आधारित होगा कि उसे इस बीएड के कोर्स को कितने वर्षों में पूरा करना है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कक्षा 12वीं के बाद बीएड के कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो उसे पूरे 4 वर्षों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीटेक होल्डर है तो ये कोर्स या ये प्रोग्राम उसके लिए मात्र 2 वर्षों का होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के पास मास्टर्स की अर्थात स्नातकोत्तर की डिग्री है या फिर उसी के समकक्ष किसी 4 वर्षीय डिग्री का उसके पास प्रबंध है, उसके पास ऑलरेडी उसने ऐसा कोई कोर्स कर रखा है, तो ये बीएड की डिग्री उसके लिए मात्र 1 वर्ष की होती है। इस बीएड के पूरे कोर्स में इसकी पूरी शिक्षा में, इसकी पूरी पढ़ाई में जितनी भी तकनीकी रूप से नवीन तरीके हैं उन्हें इंक्लूड किया जाएगा और उनके द्वारा ही ऐसे छात्रों को जो बीएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इन कोर्सेज़ को पूरा करने के बाद सभी छात्रों को स्थानीय विद्यालयों में अभ्यास के तौर पर कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य भी सौंपा जाएगा। विद्यालयों में जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें अलग अलग वोकेशनल फील्ड्स की जानकारी है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, कारपेंट्री जैसी कलाएं जिन्हें आती हैं, उन्हें मास्टर इंस्ट्रक्टर्स मतलब ऐसे व्यक्ति जो छात्रों को इन सभी कलाओं में पारंगत कर सकते हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और उनके लिए स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स रखे जाएंगे जिसके द्वारा वो बच्चों तक अपनी कला पहुंचा सकते हैं। बीएड का कोर्स, बीएड की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत कुछ और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होंगे जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दिए जाएंगे छात्रों को। ऐसे कोर्सेज भी होंगे, ऐसी शिक्षा भी होगी, ऐसी पढ़ाई भी होगी जिसे बीएड करने के उपरांत भी छात्र कर सकते हैं। और ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज का फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हों शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से उन्हें ऐसा करने के लिए काफ़ी सहायता भी मिलेगी। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल अपग्रेडेशन का, अर्थात कार्य क्षेत्र में अपने कार्य की गुणवत्ता और उसके स्तर को कैसे बढ़ाया जा सके। शिक्षकों के लिए उनके कार्य के स्तर को बढ़ाने में उन्हें सहायता मिले, इस कारणवश वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी जो स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीचिंग मेथडोलॉजी अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन प्रकार के युक्तियों का, किस किस प्रकार के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इससे सभी शिक्षकों को जो नए हैं या जो पुराने शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, उनको भी अवगत कराया जाएगा तथा सभी शिक्षकों को एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑफ स्टडी को कैसे हैंडल किया जाए ये भी शिक्षा दी जाएगी, ये भी समझाया जाएगा और उन्हें तकनीक के सहायता से, तकनीक के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए इसमें भी
पारंगत किया जाएगा। जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा है कि नई शिक्षा नीति बच्चों की उम्र के अनुसार उन्हें अलग अलग ग्रेड्स में बांटती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा का स्तर भी बच्चों को दिया जाता है। और इन स्तरों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सरकार की ओर से बहुत सहायता दी जाएगी। मतलब कि उनके करियर में एक प्रकार की ग्रोथ मिलेगी, इंटर स्टेज और इंट्रा स्टेज लेवल पे भी। ये आवश्यक नहीं होगा कि एक शिक्षक को अपना ग्रेड चेंज करना पड़े तभी उसके जॉब की अपग्रेडेशन होगी और क्वालिटी बढ़ेगी। यदि वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड में क्लासेस ले रहे हैं तो उस ग्रेड उस स्तर में रहते हुए भी उनके कार्य की गुणवत्ता और उसका सुधार या उसका अपग्रेडेशन हो सकता है। जिन शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में एक अभूतपूर्व कार्य किया है, विलक्षण कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण संस्थानों में अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाएगा तथा उनका नामांकन बेहतर पदों के लिए भी किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने से पूर्व तथा किसी भी शिक्षण संस्थान में उसे किसी प्रकार का पद सौंपने से पूर्व कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे स्तर होंगे जिन पर उस शिक्षक को खरा उतरना होगा, तभी वो उस काबिल बनेगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स अर्थात NPST NCTE द्वारा 2022 तक डेवलप की जाएगी। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी और इसके नियम कानून शिक्षकों की गुणवत्ता को जांचने तथा उसके उपरांत उन्हें किसी प्रकार का पद सौंपने में काफ़ी सहायक होगी। इन स्टैंडर्ड्स में जो आम तौर पर कार्य की अवधि है उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है, अलग अलग स्टेज अलग अलग ग्रेड्स में शिक्षकों ने किस प्रकार अच्छा काम किया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। टेन्योर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अर्थात गुणवत्ता स्तर की बढ़ोतरी जैसे विषयों को एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, जो कि NPST द्वारा लागू किया जाएगा। प्रमोशन और सैलरी का अप्रेजल अर्थात वेतन में बढ़ोतरी जैसे अहम विषयों का आधार केवल ये बात नहीं होगी कि किसी शिक्षक ने कितने वर्ष तक काम किया है या कितना वो वरिष्ठ है। यदि वो कार्य क्षेत्र में चपल है, अच्छे से कार्य करता है, तो भी कार्य की अवधि कम होने के बावजूद भी उसे प्रमोशन या फिर उसके वेतन में बढ़ोतरी दी जा सकती है। आज की इस प्रेजेंटेशन में चर्चा का अंतिम बिंदु है एडुकेटर्स फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। शिक्षा का अधिकार सभी छात्रों को होता है तथा एक बेसिक नॉलेज होना सभी छात्रों का अधिकार है। ऐसे में वे छात्र जो या तो नेत्रहीन हैं, किसी प्रकार से उन्हें शारीरिक किसी प्रकार की समस्या है, मानसिक तौर पर अस्थायी या अल्प विकसित हैं, ऐसे छात्रों को भी कुछ मूलभूत शिक्षा प्रदान करना सरकार का और शिक्षा नीति का उत्तरदायित्व होता है। ऐसे में उन शिक्षकों की खोज तथा उन शिक्षकों को नौकरी देना
और भी ज़्यादा आवश्यक और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के और शिक्षण के क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावनाएं और बढ़ेंगी, जिन्हें विषयों की जानकारी के अतिरिक्त ऐसे छात्रों के लिए उनके व्यवहार को समझना, उनको किस प्रकार से हैंडल करना है, इसमें जो शिक्षक दक्ष होंगे। जो शिक्षक ऐसे छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाने में सहायक हों तथा व्यवहारिक रूप से उनके साथ एक बेहतर तरीके का वातावरण तैयार कर सकें, ऐसी स्थिति में ये विशेषता शिक्षकों की विशिष्ट प्रतिभाओं में देखी जाएगी। ऐसे कोर्सेज के सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल होंगे जो अध्यापकों की पूरी कार्य प्रणाली और कार्य समय सीमा के दौरान उन्हें करने होंगे। जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल होंगे जिन्हें करने के बाद शिक्षक मूल विषय या मुख्य विषय पढ़ाने के अलावा ऐसे विशेष छात्र छात्राओं के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं तथा उन तक भी शिक्षा पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने नई शिक्षा नीति के भाग 2 के विषय में चर्चा की तथा शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति किस प्रकार का वातावरण तैयार कर रही है, क्या सुविधाएं, क्या नए आयाम शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नए रंगरूटों, नए विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, इस पे हमने आज एक सफल चर्चा की। भाग 3 में हम विद्यालयों और विद्यालयों के निर्माण, उनकी लिंकिंग, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और किस प्रकार से विद्यालयों की जो भी कार्य प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव नई शिक्षा नीति लेकर आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको हमारी इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी लाभ हुआ होगा। जो भी नया व्यक्ति हमारे चैनल को और हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहा है, प्लीज़ do like, subscribe and share our channel with all your friends and known ones. Thank you.